शक्ति स्वरूपा के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी ही शक्ति मौजूद है जो कि है निशा उरांव जी, और इन्होंने खुद सशक्त समाज के साथ साथ सशक्त राष्ट्र का संकल्प लिया है, और इन्होंने अपने ईमानदारी के साथ कई पदों पर अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। चलिए हम लोग अपने इस खास कार्यक्रम में हम लोग सीधे इनसे बातचीत करेंगे, निशा उरांव जी से, और इनके जीवन के उन अनकहे और अनदेखे पलों के बारे में जानेंगे जो कहीं ना कहीं इनके पूरे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। निशा उरांव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम यहाँ पर। क्या कहिएगा मैम? धन्यवाद, सभी को जोहार। चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके उस अनकही कहानी से जो कि फिलहाल इनके बचपन से जुड़ी हुई है, क्योंकि खुद निशा उरांव जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आईपीएस फैमिली से आती हैं, और इनकी कार्यशैली को सभी लोग जानते हैं, और खास तौर पर इनके जीवन में जो पूरी शालीनता और साथ ही साथ लोगों के साथ बात करने का, समाज को आगे ले जाने का एक अलग कहानी ही जुड़ा हुआ है। हम लोग इनसे उस कहानी के बारे में जानेंगे। मैम, बचपन से ही अपने समाज को आगे लेकर के जाना, राष्ट्र के लिए कुछ करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आपके दिमाग में हमेशा से सोच रही थी आप, इसको लेकर के हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, बचपन में जो भी बेटियां होती हैं वो प्रभावित होती हैं अपने पिता से और अपनी माँ से। तो मेरा भी बचपन जो है, मैंने जो भी सीखा अपने परिवार से सीखा, और मेरे पिता को मैंने हमेशा से आदर्श माना। तो मैंने जो भी आगे चल के चॉइसेस किए, चुनाव किए, वो सभी उनके ही पद चिन्ह पे चलने का प्रयास किया, उनको रोल मॉडल मानते हुए। तो जी जी मैम, बचपन में ज़रूर आईपीएस, आईएएस ये सारी चीज़ों का आपने रोल मॉडल तो अपने फैमिली बैकग्राउंड से लिया, लेकिन उसे पाने में भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष ज़रूर करना पड़ा होगा। वो अनुशासन मेंटेन करना पढ़ाई में, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, खासतौर पर बच्चों को उस टाइम पर। मैम, उसके बारे में ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। जी जी ज़रूर। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने कहा कि जो बेटियां होती हैं या बेटे होते हैं पिता से प्रभावित होते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने यही सीखा था कि जैसे पिता को जब मैं देखती थी और मैं उनके काम के प्रभाव को समाज के ऊपर और लोगों के ऊपर देखती थी, तो वो मुझे बहुत सुंदर लगता था। जैसे एक होता है कि आप अपने लिए जी रहे हैं, एक होता है कि आप अपने और अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी जी रहे हैं। तो उससे जो प्रभाव आता था वो बहुत मुझे अच्छा लगता था। और बचपन में जो पढ़ाई का मेरी किस्मत, मेरे परिवार ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया पढ़ने का। तो डिसिप्लिन हमेशा पढ़ाई में रही फैमिली में, और आगे चल के प्रतियोगिता की भी तैयारी की। और यस, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो यूपीएससी प्रतियोगिता है वो ख़ास इसलिए है क्योंकि उसमें जो विफलताएं मिलती हैं, कई चरण में आपको विफलताएं भी मिलती हैं, वो भी आपको बहुत मजबूत बनाती हैं। तो आप उन विफलताओं को, उनका कैसा सामना करते हैं, और एक बार विफलता मिलने के बाद भी आप दोबारा शुरुआत करते हैं, तो ये भी आपके व्यक्तित्व को मजबूत करने में इसका बहुत योगदान होता है। मैम, हम ज़रूर जानना चाहेंगे वो बचपन का संघर्ष, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड से हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर, समाज को लेकर के, क्योंकि आप एक ऐसे समाज से ज़रूर आती हैं जो आज भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मैम, उस संघर्ष के बारे में बताएं कि आखिर उस बैकग्राउंड से आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। जी देखिए, जब जिस नौकरी में मेरे पिता थे, और जैसे उस पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं, तो उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी अलग होती है। आप कह सकते हैं कि थोड़ा प्रोटेक्टेड लाइफ शुरू में आपको उस तरह का माहौल मिलता है। लेकिन जैसे आप कॉलेज जाते हैं और बाहर प्रतियोगिता में आते हैं, तब आप असली दुनिया का सामना करते हैं। वहाँ आपको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो वहाँ से संघर्ष क्या है, इसका पहला स्वाद आप चखते हैं। और तो ये स्वाद मैंने भी चखा है। और मैं बल्कि मैं कहूँगी कि वो जो मुझे संघर्ष मिला कॉलेज में और बाकी आगे प्रतियोगिता में, और मुझे विफलताएं भी शुरू में जो मिली,
उसके कारण मैं मजबूत बनी। अगर मुझे शुरुआत में ही सफलता मिल जाती या ये प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में मैं हमेशा से पली बड़ी होती, तो फिर मैं शायद समझ नहीं पाती, समाज से बाकी लोगों के साथ जुड़ नहीं पाती, और जो भी जब भी विफलता आती है तो कैसे उनका सामना करते हुए, किस प्रकार रणनीति बनाते हुए, मन को मजबूत करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, शायद वो व्यक्तित्व का मेरा एक हिस्सा ना बन पाता जो आज बन गया है। मैम, क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया प्रोटेक्टिव फैमिली, प्रोटेक्टिव एरिया, तो वो मैम आपने प्रोटेक्टिव एरिया को किस तरीके से अपने पिताजी के साथ बात करके उसे खत्म करने की कोशिश की ताकि आप समाज से जुड़ सकें और उस व्यक्तित्व को अपने अंदर लेकर के आ सकें? मैम, इसमें मैं पिता का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण मानती हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने हमारे फैमिली में वीआईपी कल्चर आने नहीं दिया। तो मैं बहुत इसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगी, बट मैं आपको बस इतना बताऊँ कि उन्होंने वो वीआईपी कल्चर आने नहीं दिया। और मुझे मेरे पिता ने हमेशा एक होता है ना, थोड़ा कठिन रास्ता ही दिखाया। जैसे मैं घर पे भी रह के तैयारी कर सकती थी, पिता का मार्गदर्शन मुझे मिल सकता था, वो काफ़ी अनुभवी हैं और उनके ही जरिए मुझे कई वैसे नोट्स मिल सकते थे, कई लोगों से संपर्क हो सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम दिल्ली जाओ, वहाँ अकेले रहो, वहाँ पढ़ाई करो। उसी तरह से कॉलेज में भी जो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मैंने चुना, पिताजी ने हमें ये आज़ादी दी कि आप लोग जो भी चुनाव चाहते हैं पढ़ाई में कहीं आप कर सकते हैं। तो मैंने इंजीनियरिंग चुना। वो भी इंजीनियरिंग चुनना भी एक संघर्ष होता है, उसमें भी प्रतियोगिता और हर साल जो उसकी परीक्षा की तैयारी और बहुत बड़ा सिलेबस। और मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था तो बहुत ही बड़ा सिलेबस, टफ सिलेबस होता है वो। इस प्रकार से पिता ने भी हमें जो रास्ता दिखाया, एक तो हमें चुनने की आज़ादी दी, साथ में उन्होंने हमें आसान रास्ता नहीं दिखाया। उन्होंने हमेशा हमें कठिन रास्ता ही चुनने को कहा, क्योंकि शायद वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर हम कठिन रास्ता चुनकर आगे बढ़ेंगे तो हम मजबूत बनेंगे, अंदर से मजबूत बनेंगे। मैम, ज़रूर इस बात से हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस बात में कहीं दो राय नहीं है कि हमारे घर में ही हमारा सबसे पहला अगर कोई शिक्षक होता है तो वो माँ बाप होते हैं। और कहीं ना कहीं उसका एक एग्जाम्पल जो है वो आपने यहाँ पर दिया है कि पिताजी ने कभी भी आसान रास्ता नहीं दिया है, हमेशा कठिन रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया है। मैम, चलिए हम लोग आगे बातचीत अगर करेंगे तो जब आप छोटी थी, ज़रूर आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाना है कि अगर आईपीएस है तो मैं भी कुछ अच्छा करके दिखाऊं। उनका आपके माता पिता का आपको लेकर के सपना आखिर क्या था मैम, उसी बचपन के दौर को लेकर के? मैं एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जो मुझे, जैसे आपने ये सवाल पूछा मुझे अभी याद आया। जैसे मेरे माता पिता बहुत डेमोक्रेटिक थे उस सेंस में, क्योंकि उन्होंने कभी हमें नहीं कहा कि तुम्हें यही करना या वही करना है। मैंने कब ठानी, मैंने एक दिन मैं घर में थी, मैं बस बाहर ही निकलने वाली थी, घर में कोई नहीं था उस समय, मेरे पिता भी नहीं थे, माँ भी नहीं थी, मैं अकेली थी, बस बाहर निकल रही थी। तो दूर किसी गांव से एक महिला, बूढ़ी महिला अकेले मिलने आई थी और मुझे कहा गया कि वो दूर से आई है तो मिलना चाहती है। मैंने कहा पिता तो घर में नहीं है और मुझे कुछ पता नहीं है, मैं क्या कहूँगी उनको। तो मुझे कहा गया कि नहीं, ये कह रही है बिना मिले नहीं जाएंगे। तो फिर मैं चली गई फिर मिलने। बूढ़ी अम्मा थी, कोई आई हुई थी, तो मैं जैसे गई उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और वो रोने लगी। और फिर वो बोली कि आपके पिता ने इतनी मदद की है हमारे परिवार की, हम उनको जानते तक नहीं, बट उन्होंने इतनी मदद की है कि आज आप सोच सकते हो कि हम लोगों का संसार बच गया। और मैं आपको बहुत आशीर्वाद देती हूँ और आपके परिवार को बहुत आशीर्वाद देती हूँ। और ये कह के चली गई। उस दिन जो मैंने क्या महसूस किया, मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उस दिन जब मैंने बहुत गहराई से समझा कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं और थोड़ा प्रभावी तरीके से अगर मदद कर सकते हैं किसी की भी, और उसके जीवन में, उसके संसार में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, तो ये कितना पावरफुल है और ये कितना मतलब दिल को भरने वाला है। तो मुझे लगा कि मुझे बस ऐसा ही काम करना है जहाँ मैं कुछ लोगों की मदद कर सकूं, भले वो साल में 10 ही लोग हों, लेकिन मुझे वहाँ जाना है, किसी भी तरीके से मैं उनकी मदद कर सकूं। और
इस प्रकार का प्रभाव जो मैंने उस बूढ़ी अम्मा में देखा, मैं उस प्रकार का प्रभाव किसी की ज़िंदगी में ला सकूं, उस दिन के बाद से ही मैंने ये निर्णय लिया। और इसी में मेरे पिता का योगदान है, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने रास्ता नहीं, उन्होंने कभी अपने चॉइस हम पे नहीं ला दे, लेकिन उनके अनुभव और उनके काम के नतीजों से हम लोगों ने सीखा। मैम, आपने न केवल सिर्फ कृषि के क्षेत्र में, साथ ही साथ पंचायती विभाग में और अब तो रेवेन्यू सेक्शन में भी एक मैम आप बहुत बड़ा योगदान देने जा रही है। मैम, कृषि का जो क्षेत्र था उसमें भी लोगों ने आपकी काफ़ी ज़्यादा सराहना की, काफ़ी किसानों का आपने सहयोग किया। मैम, उस दौर की भी हमारे ज़रूर दर्शकों को बताइए, क्योंकि कृषि के बारे में लोग जानना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी उनके दर्द को नहीं समझ पाते कि आखिर बरसात होती है तो क्यों परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो क्यों परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन मैम आपने खुद फील्ड विजिट के साथ साथ किसानों के साथ मिल करके उस चीज़ को समझाया। मैम, ये आपके सवाल में ही एक बात छिपी थी, जैसे आपने कहा कि बहुत लोग समझते नहीं हैं किसानों को और किसानों की ज़िंदगी या उनकी समस्याएं क्या होती हैं, बहुत लोग इस बात को नहीं जानते हैं। लेकिन सोचिए, ये एक ऐसी विडंबना है कि कोई भी क्या ऐसा इंसान होगा जो कृषि क्षेत्र से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर नहीं होगा या कनेक्टेड नहीं होगा। हम सबको अनाज चाहिए, और अगर कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या आती है, मान लीजिए आपका सुखाड़ी आ गया और अनाज का उत्पादन है उसमें प्रभावित हो गया, या उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ, या बारिश ज़्यादा हो गई तो सब्जी खराब हो गए, उसका प्रभाव हर परिवार में पड़ेगा कि नहीं? हर परिवार में पड़ेगा। तो हम सब जुड़े हैं, और कृषि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है कि हम सब प्रकृति पे निर्भर हैं और प्रकृति से जुड़े हैं। हम कितने भी विकसित हो जाएं, कितने भी मॉडर्न और साइंटिफिक हो जाएं, जिस दिन प्रकृति हमसे नाराज़ हो जाएगी, उसका फिर जो प्रभाव दिखता है वो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिखता है। कृषि क्षेत्र में मेरा महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार से था कि मेरे समय में ही, मेरे कार्यकाल में पहली बार जो बीज है वो अप्रैल महीने में बंटना शुरू हुआ था, तो ये मैंने शुरुआत की थी। दूसरा, मैंने जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मैंने सीड लाइसेंस दिलवाया था, और साथ में महिला किसानों को भी इस प्रकार बहुत प्रोत्साहन दिया था। और सरकारी बीज को बांटने में पहली बार जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी सम्मिलित पहली बार किया गया था। एक मेरा तीसरा जो महत्वपूर्ण योगदान था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मैंने शुरुआत की थी, कृषि क्षेत्र में बीज बांटने के लिए शुरुआत की थी। और मैं बताना चाहूँगी कि ये भारत देश में पहला ऐसा प्रयोग था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बीज का वितरण किया गया था, और इस कार्य के लिए भारत सरकार से पुरस्कार भी मिला था। और ये ब्लॉकचेन आज भी विभाग द्वारा इसका आज भी प्रयोग किया जा। मैम, आपने हाल के दिनों में अपना सबसे बड़ा योगदान जो है वो पंचायती राज में भी दिया है, और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे पंचायती राज से जुड़े रहते हैं। लोग उम्मीद के किरण की तरह आपको देखते थे, और उस एक्सपीरियंस के बारे में भी ज़रूर शेयर करें मैम हमारे साथ। जी, जैसा आप लोग सब सुनते हैं, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, और इस बात में सच्चाई है। मैंने कई ऐसी यात्राएं भी की थी बतौर पंचायती राज निदेशक, और कई विकसित राज्यों का भी दौरा किया था। और मैं आपसे और दर्शकों से ये साझा करना चाहूँगी कि जितने भी विकसित राज्य हैं साउथ के और वेस्ट के, उन सब जगहों पर जो वहाँ की पंचायती राज व्यवस्था है और ग्राम सभा है बहुत मजबूत है। यानी कि आप विकास तभी एक राज्य में आ सकता है जब ज़मीनी स्तर पर सशक्तिकरण होना शुरू हो। और मैं इस बात को बहुत दिल से मैंने इसे माना, और मेरा यही प्रयास रहा कि जितने भी आपके संवैधानिक अधिकार हैं या किसी भी सरकार के योजनाओं के तहत जो भी अधिकार हैं वो पंचायत के में ही रहे और ग्राम सभा में ही रहे, ताकि पूर्ण रूप से उनकी सशक्तिकरण हो, ताकि जितने भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनमें उनकी पूर्ण रूप से भागीदारी रहे। मेरा यही हमेशा एक प्रयास रहता था। दूसरा था कि जो मुखियागण थे और वार्ड सदस्य थे, तो देखिए हम लोग के पास जादू की छड़ी होती नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं एक जादू की छड़ी घुमा के सारी समस्याओं को दूर कर देती, लेकिन उनको मैं सुन लेती थी। तो उसमें ही वो मतलब आधा खुश हो जाते थे और काफ़ी खुश हो जाते थे। तो शायद इस वजह से वो मेरी और मुझसे मिलने आते थे,
क्योंकि मैं उनकी समस्याओं को सुन लेती थी और कम से कम उनका मतलब निपटारा करने का कोशिश करती थी। और कई बार मैंने पाया है, आप भी जानते होंगे, जब आप भी दुखी होते होंगे या किसी चीज़ को लेके परेशान होते होंगे और कोई आपकी बात सुन ही ले, दिल से, दिल खोल के, मन खोल के आपकी बात ही सुन ले, उसी में आप बहुत ही, आप जो है भार कम आपको महसूस लगता होगा। यही बात उन पे भी लागू होती थी। देखिए, तो जो मैंने शुरुआत में कहा था कि निशा उरांव जी ने पूरे अपने हर एक पद पर ईमानदारी के साथ एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहीं ना कहीं उनकी इन बातों से, उनके एक्सपीरियंस से इस बात को हम लोग जरूर समझ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे जिस बैकग्राउंड से ये आती हैं, और खास तौर पर महिला, वो एक ऐसा क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, जहां से महिलाएं बहुत ही कम आगे निकलकर आ पाती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे अगर हम लोग झारखंड की बात करेंगे तो लोगों में जागरूकता आई है। लेकिन जिस दौर में मैम थी उस समय की अगर हम लोग बात करते हैं तो महिलाएं जल्दी इस तरफ आगे नहीं बढ़ती हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स की ओर हो, आईपीएस की ओर, भले ही अभी फिलहाल आ रही हैं। हालांकि मैं इसका एक दूसरा आयाम भी आपको दिखाना चाहूँगी। ये ज़रूर है कि जो मुख्य धारा में हो सकता है आपको कम महिलाएं नज़र आए, या प्रतिष्ठित जो नौकरी है या उच्च स्तरीय नौकरी है, हो सकता है ऐसा लगे कि उद्यम में भी महिलाएं कम हैं। लेकिन मैं कहूँगी कभी आप गांव निकल जाएं तो गांव में आप पाइएगा, अगर खासकर आदिवासी गाँव में जाइएगा तो आप देखिएगा खेत में आपको कौन मिलेंगे, आदिवासी महिलाएं खेत में काम कर रही होंगी, वही दिखेंगी आपको ज़्यादा। और आपको दुकानों में भी कौन दिखेंगे ज़्यादा, आपकी जो महिलाएं हैं वो दुकान भी संभाल रही हैं, खेत भी संभाल रही हैं, रसोई घर भी संभाल रही हैं, वो सब काम कर रही हैं। तो मैं कहूँगी कि महिलाओं में वो शक्ति है। और वो, अब मैं इसको इस तरह से भी कह सकती हूँ कि जैसे ताजमहल, भारत में एक ही ताजमहल है, तो अब महिलाएं जो हैं वो ताजमहल नहीं बना सकती हैं लेकिन हर मकान को घर बनाती हैं। ये इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। तो महिलाओं में वो क्षमता है और वो शक्ति है, और अपनी परिस्थिति के अनुसार जितना भी उनको वो स्थान मिलता है और जितने भी अवसर मिलते हैं वो बहुत अच्छा करती हैं। मैम, अगर हम लोग आगे बात करेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो मैम सबसे टफ काम मुझे लगता है कि ये ज़रूर आपके लाइफ में आता होगा कि कई बार कई सारे मीटिंग्स, कई सारे लोगों से मिलना और उसी बीच परिवार को भी समय देना। तो मैम इसमें सामंजस्य कैसे बैठाती हैं आप? देखिए, मैं कहूँगी कि प्रकृति ने महिला को बनाया ही इस तरह से है, और मैं कहूँगी कि कोई भी महिला ये सारा काम कर सकती है, क्योंकि प्रकृति ने हमें इस तरह से ही बनाया है कि वो रसोई घर भी संभाल ले और घर भी संभाल ले और नौकरी भी संभाल ले और आपका ट्रेडिंग भी कर ले, साथ साथ व्यापार भी कर ले और सरकार भी संभाल ले। महिलाएं ये सारा काम कर सकती हैं। मैम, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इन 9 दिनों में 9 देवी माँ के 9 अलग अलग शक्ति रूपों की पूजा करते हैं, और हमारे समाज में हर एक महिला एक शक्ति का रूप है। और हम लोग उसी संबंध में भी आगे आपसे बातचीत करेंगे कि मैम, जो अभी फ़िलहाल महिलाएं, जो लड़कियां आगे निकल कर आ रही हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए आप क्या कहिएगा? क्योंकि वो भी आगे चल करके सशक्त तो होना चाहती हैं। कई सारे लोग अपने काम की वजह से पिछड़ जाती है, फिर फाइनेंशियल कंडीशन हो, इन सारी चीज़ों को लेकर मैम उन महिलाओं को क्या संदेश दीजिएगा यहाँ से? देखिए, सशक्तिकरण जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या है? सशक्तिकरण मेरे विचार से सशक्तिकरण का सही अर्थ है अपना निर्णय खुद लेना। मतलब महिला चाहे वो उसका चॉइस है, वो अगर घर में रहकर होम मेकर बनना चाहती है, वो बहुत अच्छा काम है। वो होम मेकर भी हो सकती है, व्यापारी भी हो सकती है, जहाँ भी रहे, अगर वो अपना निर्णय अपने जीवन में, अपने महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेने की क्षमता रखती है और खुद लेने की उसे आज़ादी मिलती है, तो वो महिला सशक्त है। और यही महिला सशक्तिकरण है मेरे विचार से। मैम, और उन बच्चियों को जो आज आगे बढ़ना चाहती हैं, किसी कारणवश वो नहीं बढ़ पाती हैं, तो उनको आप क्या कहिएगा कि वो किस तरीके से आगे बढ़े और क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने अपने संघर्ष की कहानी बताई है कि पिताजी ने कठिन रास्ता दिया है, तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में भी कुछ एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए। शायद इस कार्यक्रम के बाद वो आपको एज अ मेंटोर देखें और उसके बाद फिर आगे काम कर सकें।
जी, मेंटर की बहुत आवश्यकता है। और कि जब स्त्री जब भी आगे बढ़ना चाहे तो समाज का जब तक सपोर्ट नहीं होगा ये संभव नहीं हो पाएगा। आपने हमेशा सुना होगा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। मैं कहूँगी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन ऑल्सो देयर इज़ हर हस्बैंड, हर फादर। तो पति का, पिता का, भाई का सपोर्ट होगा तो महिला को बहुत मजबूती मिलेगी। महिला जैसे खुद से भी सक्षम है और वो लड़ सकती है, उसमें सहन शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है, प्रकृति ने बनाया ही इस प्रकार से महिलाओं को है। किंतु साथ में समाज की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि अपनी बेटियों को और बहनों को वो हर कदम पे उनके क्षमता और उनके सपनों के अनुसार, उनकी आकांक्षाओं के अनुसार उनका सपोर्ट करे, उनको सहयोग करें। मैम, मेरा एक आखिरी सवाल और रहेगा कि अभी फ़िलहाल जिस मुकाम पर आप हैं, इसके बाद आपका आखिर वो आखिरी सपना क्या है जो आप कहीं ना कहीं अपना इस टेन्योर को पूरा करने के बाद, ये पूरे सरकारी लाइफ ख़त्म करने के बाद, यानी जो IPS और IAS का जो पूरा एरिया रहता है वो ख़त्म करने के बाद फिर आप ऐसे मैम कौन सा काम करना चाहती हैं जिससे आपको सुकून मिलता है? देखिए, जब तक सांसें रहेंगी सपने रहेंगे और मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी हो सकते हैं वो भी, लेकिन सपने रहेंगे। तो सपनों का कोई अंत नहीं है, सपने तो अनगिनत हैं और हर नए सपने को साकार करने के लिए मेहनत करना, इसी का नाम ज़िंदगी है। फ़िलहाल मेरे पास जितने अवसर हैं मैं उसमें अपना पूर्ण रूप से योगदान देना चाहूँगी। और मेरे जो जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं पिता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और तो मेरा यही सपना है कि मैं इस प्रकार का योगदान दे सकूँ, इस प्रकार का काम कर सकूँ कि मेरे मेहनत से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकूं, और यही मेरी मनोकामना है। कहीं ना कहीं जो हमने शुरुआत में कहा था कि निशा उरांव जी ने ज़रूर एक सशक्त समाज और साथ ही साथ सशक्त राष्ट्र का जो संकल्प लिया है वो ये पूरा करना चाहती है, और इनके इन सभी सपनों से और इनकी बातों से ये ज़रूर साबित भी होता है कि समाज को भी आगे लेकर के जाना है और साथ ही साथ अपने राष्ट्र को भी आगे लेकर के जाना है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी अभय के साथ में पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।